सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है। जैसे डायरिया मैंने कंप्लीट किया तो डायरिया के साथ एक जिंक देते हैं, ठीक है। तो डायरिया के साथ जिंक क्यों देते हैं, ठीक है। आज देखो डिहाइड्रेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक वोमिटिंग के कारण हो सकता है, एक डायरिया के कारण होता है। डायरिया का मतलब है लूज स्टूल के कारण, लूज स्टूल, और वोमिटिंग मतलब माउथ के थ्रू जो वोमिटिंग होती है। तो क्या वोमिटिंग में जिंक का यूज करना चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो वोमिटिंग में जिंक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अभी उसका मैकेनिज्म आप एक्शन जब जिंक का बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जिंक का रोल जो है डायरिया में है, वोमिटिंग नहीं है। जिंक डिहाइड्रेशन को इनडायरेक्टली करेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली जिंक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है समझिए। जिंक क्या करता है, जैसे डायरिया होता क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ, उसने क्या हुआ, इपीथीलियम को डैमेज किया, ब्रश बॉर्डर जो होता है उसको डैमेज किया, इपीथीलियम को डैमेज किया, जिसके कारण वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो नीचे स्टूल के थ्रू बाहर जाएगा। नॉर्मली इपीथीलियम का क्या काम होता है, ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम का, जीआईटी का काम क्या होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करना। अगर कोई डैमेज कर देगा वो चीज़, अगर नहीं एब्जॉर्ब कर तो स्टूल के रास्ते बाहर जाएगा। तो जिंक क्या करता है, अर्ली रीजनरेशन ऑफ इपीथीलियम, जीआईटी की जो इपीथीलियम होती है, इंटेस्टाइन की जो इपीथीलियम, उसका अर्ली, वैसे भी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है तो रीजनरेट हो जाता है, जैसे हमें इंजरी लगी वहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। तो क्या करेगा जिंक, क्या करता है, अर्ली रीजन, पहला मैकेनिज्म है अर्ली रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इपीथीलियम। दूसरा क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ, अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम। जो ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम है वही मेनली ऑब्जर्व करती है सारी चीज़ें। तो अर्ली रेस्टोरेशन, अर्ली रीजनरेशन और अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, मतलब दोबारा से जो ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम उसकी फंक्शन को जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश कर देना। अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम फंक्शन। अब क्या करें, अर्ली तो वो इलेक्ट्रोलाइट और जो फ्लूइड का लॉस हो रहा था उसको रोक देगा। तो इनडायरेक्टली इस वे में डिहाइड्रेशन को करता है। तो वोमिटिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं, वोमिटिंग तो स्टमक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वोमिटिंग में हमारा जिंक का रोल आइडियली देखा जाए तो नहीं है, डायरिया में होता है। अब बात आई देते कैसे हैं, तो बच्चे की एज देंगे, एज देखेंगे 6 महीने से कम है, 6 महीने से ज़्यादा है। एक चीज़ और ध्यान देना, 2 महीने से कम के बच्चे में यूजुअली डायरिया नहीं होता, उस डायरिया में भी जिंक का रोल नहीं है। तो जिंक का जो एज ग्रुप है, एक तो 2 महीने से 6 महीना हुआ, 2 महीने से 6 महीना, उसके बीच में आपको 10 मिलीग्राम ओडी 14 दिन तक देना, 14 डे तक है, 10 मिलीग्राम डेली 14 डे तक। अगर 6 महीने से ज़्यादा है, यानी 6 महीने से 5 साल तक भी डायरिया होता है, वो अडल्ट में डायरिया होता है, तो वहाँ पे हम लोग जिंक 5 साल के ऊपर जिंक हम लोग यूजुअली नहीं यूज करते। एडल्ट डायरिया में तुम जिंक पीते हो, नहीं पीते हो, बच्चों में यूज करते बेसिकली। तो 6 महीने से 5 साल के बीच अगर उसकी एज है तो 20 मिलीग्राम ओडी डेली 14 दिन तक, मानी डे फिक्स है, अमाउंट आधा है, ठीक है दोनों में। अब होता क्या है, आता है जिंक सिरप, जैसे ये जिंक में लिखा है जिंक सिरप, ठीक है, ये जिंक सिरप है, उसमें लिखा है, तुम्हें बस पहचान आएगा। तो जिंक सिरप जो आता है 20 मिलीग्राम पर 5 ml, 20 मिलीग्राम पर 5। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा होते तो 5 ml डेली दे दो ओडी, और अगर 6 महीने से कम है तो उसका आधा देना, 2.5 ml डेली। तो 2.5 ml ओडी 14 डे, 5 ml ओडी 14 डे, ये जिंक का रोल होता है। तो जिंक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ यूज करते हैं, इनडायरेक्टली डायरिया में यूज करते हैं, डायरिया डिहाइड्रेशन को इनडायरेक्टली करेक्ट करता है। मैकेनिज्म आप ऐसे है और कैसे यूज करते हैं। हाँ, जिंक का एक और यूज है, जैसे अगर ये तो हो गया वो, अगर जिंक की डिफिशियंसी है, जिंक की डिफिशियंसी है तो वहाँ पे 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के रेट से यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी को जिंक का लेवल कम आया, ठीक है, मान लो कोई बच्चा है उसका जिंक का लेवल कम और 20 किलो उसका वजन है, तो 0.5 से कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम बनेगा ना। अगर वो 20 किलो, अगर मान लो 40 किलो का है 20 बनेगा, 30 किलो का है 15 मिलीग्राम। तो अगर डिफिशियंसी को ट्रीट करना, डायरिया के कारण नहीं, किसी कारणवश है, तो वहाँ पे 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं, ठीक है। अब जब तक करेक्ट ना हो जाए तब तक देंगे। और एक डिजीज होता है एक्रोडर्मेटाइटिस इंटीरोपैथिका, एक्रोडर्मेटाइटिस इंटीरोपैथिका, जीआईटी प्रॉब्लम होगा, ये जो माउथ के रंग बहुत सारे अल्सर टाइप का होगा और डर्मेटाइटिस मिलता है।
तो एक्रोडर्मेटाइटिस इंटीरोपैथिका में जिंक का डोज होता है वहाँ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे। समझो 0.5 मिलीग्राम नॉर्मल में है, 6 मिलीग्राम, तो इसे एसोसिएटेड चीज़ें था। हालांकि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्रोडर्मा इंटीरोपैथिका में डोज पूछेंगे तो वो पीजी वाले से पूछेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है विटामिन डी या D3, इसका यूज क्या है, कैसे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी का जैसा तो मतलब आता कैसे है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन भी आता है, ठीक है, और सैचेट भी आता है और सिरप भी आता है, ठीक है। सैचेट आता है, सिरप आता है और इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन जो आता है 1 लाख पर 1 ml आता है, ठीक है। और जो तुम्हारा सैचेट आता है वो 60 लाख इंटरनेशनल यूनिट का सैचेट आता है, पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा ये आता है ड्राप आता है वो 400 पर ml और 800 पर ml आता है, 400 का भी आता है, 800 का भी आता है। तो अगर नॉर्मल डोज क्या है, अगर 1 साल से कम एज है तो 400 नॉर्मल, 1 साल से ज़्यादा है तो 600। अगर कोई एक्सट्रीम प्रीटर्म है या प्रीटर्म है, एक्सट्रीमली प्रीटर्म है तो वहाँ पे डोज हो जाता है 800 बढ़ के हो जाता है। अगर जैसे कोलेस्टेसिस का पेशेंट है, न्यूनेटल कोलेस्टेसिस होता है, वहाँ पे भी डोज बढ़ के रहता है, वहाँ पे डोज भी बढ़ के 400 से 1200 होता है, 400 से 1200 इंटरनेशनल यूनिट, हम एवरेज वहाँ पे 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। तो 1 साल से कम 400, 1 साल से ज़्यादा 600, एक्सट्रीम प्रीटर्म है तो 800, ठीक है। और न्यूनेटल कोलेस्टेसिस है तो वहाँ भी 800, रेंज होता है 400 से 1200, 800 याद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली क्या है, जो मदर मिल्क होता है, अब जैसे एक तो इंटरनेशनल यूनिट में होता है, एक इसका माइक्रोग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 40 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 40 यूनिट, तो 400 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट बराबर 10 माइक्रोग्राम। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा 10 माइक्रोग्राम, अगर 800 देना है तो 20 माइक्रोग्राम। हालांकि जो इसमें आता है वो इंटरनेशनल यूनिट के रूप में ही आता है, इंटरनेशनल यूनिट। जैसे यहाँ पे लिखा है ईच 0.5 ml कंटेन, ईच 0.5 ml कंटेन 400 इंटरनेशनल, यानी 0.5 ml में 400 है तो 1 ml में 800 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, तो इसलिए मैंने बताया कि ये 400 का एक आता है, 400 इंटरनेशनल पर 1 ml का भी आता है, ठीक है। क्योंकि मदर मिल्क जो होता है आपने पढ़ा होगा वो 3 विटामिन की डिफिशियंसी होता है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। कौन कौन से विटामिन, विटामिन डी, डी के बी या बी के डी याद कर सकते हो, ठीक है। विटामिन B12 है, बी में सारे बी कॉम्प्लेक्स नहीं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे होते हैं इन्फेंटाइल ट्रीमर सिंड्रोम हो जाते हैं, जो मैंने लेक्चर में बताया है, ठीक है। इसलिए सारे बच्चों को, जितने बच्चे को जो एज बताए उसके अनुसार 2 साल तक विटामिन डी देना ही देना होता है, ये यूनिवर्सल होता है सारे बच्चों को। कोई भी बच्चा पैदा हुआ 2 साल तक विटामिन डी देना होता है, नहीं दोगे तो गोइंग ऑफ लेग, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ, यूज जैसे आपका रिकेट्स हो गया तो रिकेट्स हो गया, या किसी को माल अब्जॉर्प्शन है, माल अब्जॉर्प्शन है तो वहाँ पे देना है, ठीक है। या किसी को विटामिन डी डिफिशियंसी के साइन मिल रहे हैं, ठीक है, उसको देना है। तो कहाँ कहाँ यूज, अब एक बात आती है कहाँ नहीं यूज करना है, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, एक तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी किसी को है वहाँ नहीं यूज करना है, या किसी को ऑलरेडी हाइपर कैल्शियमिया, क्योंकि विटामिन डी इनडायरेक्टली कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कर। तो अगर किसी को ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया है या विटामिन ए टॉक्सिसिटी, विटामिन ए टॉक्सिसिटी में स्यूडो ट्यूमर सिरब्राई हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है ना, वोमिटिंग करेगा, जो भी रेज आईसीटी के फीचर होते हैं टिपिकल रेज आईसीटी के फीचर मिलते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी में, और ये भी वही काम कराता है। अरे ये भी फैट सॉल्वेबल विटामिन ही तो ना, विटामिन ए ज़्यादा स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई कराता है, मतलब ज़्यादा रेजाइसिटी कराता है, ये रिलेटिवली कम कराता है। तो किसी को ऑलरेडी विटामिन टॉक्सिसिटी वहाँ कंट्राइंडिकेशन है, किसी को हाइपर कैल्सीमिया है वहाँ कंट्राइंडिकेशन है। इंडिकेशन में मैंने बताया ये सारी चीज़ें। अब साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, जीआईटी से विटामिन ए एब्जॉर्प्शन कराएगा, रीनल ट्यूबुल से, ठीक है, रीनल ट्यूबुल से विटामिन ए एब्जॉर्प्शन कराएगा, और बोन से भी, और ये बोन को ले जाके डिपॉजिट करता है, बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, ठीक है।
तो क्या करेगा, विटामिन डी जो होता है, सॉरी विटामिन डी की बात, विटामिन डी जीआईटी से विटामिन वो कैल्शियम ऑब्जर्व कराएगा, रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम का ऑब्जर्व करके मतलब कैल्शियम डायरेक्टली कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। तो जैसे इसको रिकेट्स में यूज कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, क्योंकि उसका काम है कैल्शियम ऑब्जर्व करना, वो नहीं कर पा रहा, तो विटामिन डी कराएगा। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो या कोई और रिकेट्स हो, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं विटामिन डी। और प्रोफाइल एक्टिव 2 साल तक बच्चों में तो यूज करते हैं। ठीक है, अब साइड इफेक्ट में क्या होगा, ये कैल्शियम ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो क्या करा सकता है, रेनल स्टोन करा सकता है, कैल्सिनोसिस करा सकता है, किडनी में जाके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ेगा, ब्लड वेसल की टोन बढ़ेगी, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, हालांकि ऑल्दो दीज साइड इफेक्ट है वेरी रेयर, लेकिन हमको पढ़ना तो है। तो हाइपरटेंशन करा सकता है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस करा सकता है, रीनल स्टोन करा सकता है, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। तो हमारा विटामिन डी भी समाप्त